आकर के कोई कहेगा सर भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे स्वयं की घोषणा करता एक नेता। ऐसा कभी सुना हो आपने, कोई व्यक्ति अपने आप में स्वयं की घोषणा कर दे कि मैं नेता हूं। कोई और कहता है तो बनती है बात, लेकिन स्वयं घोषणा करने वाला कि मैं नेता हूं बिरले ही व्यक्ति होते हैं। और उनमें से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद, यानी करीब 20 वर्ष रहने के बाद, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए थे। ये आए थे जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए, यानी कि भारत वापस लौट आए। यहां हम देखेंगे कि 1900 यानी जनवरी 1915 को ये भारत वापस आ गए थे, अपनी गृह भूमि वापस आ गए, यानी गुजरात पहुंच गए होंगे। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया, यानी 2 दशक, करीब 20 वर्ष का जो अधिकांश हिस्सा था, उस 20 वर्ष के हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उन्होंने कहाँ बिताया? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका वो गए तो एक वकील के रूप में थे, लेकिन बाद में वो वहाँ भारतीय समुदाय के नेता बन गए, यानी जो भारत के लोग वहाँ रहते थे उनके क्या बन गए? वो वहाँ जाकर के नेता बन गए, भारतीय मूल के लोगों के। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है, यानी एक इतिहासकार चंद्रन देवनेसन क्या कहते हैं? चंद्रन देवनेसन ने लिखा है एक टिप्पणी करते हुए कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया। इन्होंने लिखा था, टिप्पणी की थी इन्होंने, कि इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ऐसा इनका कहना था। चूंकि महात्मा गांधी जब अफ्रीका में एक वकील के रूप में गए, तत्पश्चात वो वहाँ भारतीय मूल के जो लोग वहाँ रहते थे उस पूरे समुदाय के नेता बन गए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो सत्याग्रह थी, अहिंसात्मक तरीका था, अहिंसात्मक रूप से विरोध करना और सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना। तो ये सबसे पहले इस नीति का उन्होंने अनुसरण, इस नीति का सबसे पहले इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था और उच्च जाति के लोगों को चेतावनी दी थी कि छोटी जाति के प्रति भेदभाव बंद कर दें। इस बात की उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यानी महात्मा गांधी यहाँ से जब विदेश गए थे 1893 में, यानी अफ्रीका गए थे, जब 1893 में गए और 1915 में वापस आए तो 22 वर्ष करीब उनको हो गए थे अफ्रीका में रहते हुए। तो जब वो वापस आए 93 में जैसा उन्होंने भारत छोड़ा था
उस भारत से भारत कुछ बदल गया था, कुछ भिन्न था। वैसा भारत नहीं था जो 93 में वो छोड़कर गए थे और 20 वर्ष बाद वो यहाँ आकर के उन्होंने देखा भारत को। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, क्योंकि भारत 1915 में भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। उपनिवेश तो था, लेकिन यहाँ के लोग राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हो गए थे। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। अब तो भारत के कई कस्बों में और शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं बन चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस का गठन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए 1893 में गए, उससे पहले यहाँ कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उस समय कांग्रेस इतनी एक्टिव या सक्रिय नहीं थी। लेकिन जब वो 1915 में वापस लौटे तो भारत के कई शहरों में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। यानी 1905 से लेकर 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से 1905 से लेकर 1907 तक किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन के द्वारा इसका व्यापक रूप था और इससे के द्वारा उसने मध्यम वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार किया था। मध्यम वर्ग के लोग कांग्रेस की अपील को मानने लगे थे। कांग्रेस की स्वदेशी अपनाओ की अपील को मध्यम वर्ग के लोगों ने स्वीकार कर लिया था। इस आंदोलन ने एक कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, यानी स्वदेशी जो आंदोलन चला था 1905 से 1907 के बीच में कांग्रेस द्वारा चलाया गया था, इसने कुछ नए नेताओं को जन्म दिया। जन्म का मतलब लोग तो थे, लेकिन वो नेता बन गए थे। कौन कौन थे इनमें? सबसे पहले महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये 3 नेताओं को जन्म दिया था 1905 से 7। यहाँ कांग्रेस में फूट भी पड़ी थी, सूरत में अधिवेशन हुआ था और ये गरम दल के नेता कहलाए। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल बाल पाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र का सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। देखिए, एक बंगाल से था, एक महाराष्ट्र से था और एक पंजाब से था। इन तीनों के मूल स्थान बहुत बहुत दूर थे, लेकिन इनकी एकता से यह पता चलता है कि ये संपूर्ण भारत के लिए काम करना चाहते थे। महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, पश्चिम, पूरब और उत्तर देश के तीनों कोनों के नेता एक साथ एकजुट थे। इसका मतलब था ये अखिल भारतीय यानी संपूर्ण भारत के लिए ये काम करना चाहते थे। इनके अंदर संपूर्ण भारत की एकता के लिए जगह थी। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, मतलब औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था? लड़ाकू प्रयोग किया। लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, चूंकि गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। तो उन्होंने क्या कहा था? उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध लड़िए, हम समर्थन करते हैं। ये तीनों नेताओं ने कहा था। उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। कांग्रेस में एक ग्रुप और था, एक समूह और था जिनको उदारवादी कहा गया, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे। उपनिवेशवादी शासन का विरोध सकारात्मक तरीके से करना चाहते थे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से करना चाहते थे, निवेदन पत्रों के माध्यम से करना चाहते थे। कुछ ऐसे समूह के लोग थे जिनको नरम दल के नाम से जाना गया। इनको क्या कहा गया? नरम दल। जबकि गरम दल में कौन थे? लाल बाल और पाल। तो जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी क्या चाहते थे? झगड़ा ना हो। और उदारवादी नेताओं में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता
मतलब जो गांधी जी को राजनीतिक सलाह देते थे, हम यूं कह सकते कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना ये सभी उदारवादी नेता थे, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे। जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात के रहने वाले थे और लंदन में इनके साथ एक साथ इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था वकालत का। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। जैसे ही महात्मा गांधी भारत आए तो उनके राजनीतिक सलाहकार एवं गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा महात्मा गांधी से कि आप 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करो। 1 वर्ष तक आप किसकी यात्रा करो? ब्रिटिश भारत की यात्रा करो। मतलब उस क्षेत्र की यात्रा कीजिए जहां ब्रिटिश का उपनिवेश है। जिन जिन रियासतों पर जो रियासतें ब्रिटेन के अधीन हैं, उन रियासतों की यात्रा करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। इसलिए कि वो इस भूमि को और यहाँ के लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में, यहाँ से महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है 1916। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। क्या हो रहा है यहां पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह। इसको ध्यान से याद रखना है। इसको 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में सबसे पहले उनकी उपस्थिति हुई थी। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया गया था। एक मंच सजा हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन होने वाला है और इसमें उन लोगों को आमंत्रित किया था जिन राजाओं ने, जिन अमीरों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, उसके निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया था, धन जिन्होंने दिया था। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। श्रीमती एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के नेता भी समारोह में उपस्थित थे। समारोह में तो इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़े बड़े राजा जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया था, ऐसे नेताओं के बीच कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनमें श्रीमती एनी बेसेंट जो एक ब्रिटिश या आयरिश महिला थी, ऐसे लोगों में महात्मा गांधी, इस पंक्ति में महात्मा गांधी एक अज्ञात व्यक्ति की तरह थे। चूंकि पहली बार वो राजनीति में, पहली बार वो सार्वजनिक होने जा रहे थे भारत में। उन्हें यहां भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। महात्मा गांधी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उनकी भारत की ख्याति या भारत की प्रसिद्धि के कारण आमंत्रित नहीं किया गया था, बल्कि उनको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो मदद की है, वहाँ पर इन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके आधार पर महात्मा गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया था, आमंत्रित। इस समारोह में जब महात्मा गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की
और ध्यान ना देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। चूंकि उस मंच से बड़े बड़े नेता बोल चुके थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बड़े बड़े नेता बोल चुके थे। महात्मा गांधी उस समय कम उम्र के, राजनीति में पहली बार मंच को साझा करने वाले व्यक्ति थे, तो इनका की बारी सबसे लास्ट में आई। जब महात्मा गांधी को बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने क्या कहा, जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान ना देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। ज़्यादातर वक्ता मंच पर आते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करके चले जाते, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी वक्ताओं को आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि आप लोग ने उद्घाटन समारोह में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन गरीबों और मजदूरों की बात किसी ने नहीं की, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने उनको कैसे ले लिया, आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है। महात्मा गांधी का कथन था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। वो कहने लगे, उस मंच से महात्मा गांधी जी कहने लगे कि यहाँ सैकड़ों भद्रजन सजे धजे बैठे हुए हैं, बहुत सारे सज्जन पुरुष, बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन होने वाले व्यक्ति आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच अगर हम बैठे हैं तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इस मंच पर, इस सभा में गरीब लोग उपस्थित क्यों नहीं हैं? इस बात पर महात्मा गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये चिंता जताई कि हमारे यानी अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई है, इस बात पर उन्होंने चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा, जो आमंत्रित लोग थे, विशेष सुविधा प्राप्त थे, जो वीवीआईपी लोग थे, उन लोगों से उन्होंने कहा कि भारत के लिए मुक्त तब संभव नहीं है, यानी भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें। सीधा सीधा उनका कहना था कि अगर भारत की मुक्ति आप चाहते हो तो पहले आप जो सजे संवरे बैठे हो, अच्छे वेशभूषा में बैठे हो, आभूषण पहने बैठे हो, पहले आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लोगे, तब तक आप भारत की मुक्ति की बात नहीं कर सकते। और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। जो भी आपके अलंकरण हैं, जो आभूषण हैं, इनको किस में लगा दें? भारत के हम वतन लोगों की भलाई के कार्य में इनको ना लगा दें, तब तक हमारे देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। मतलब वो कहते जब हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है। हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग, किसान जितनी मेहनत करते हैं, जो उनका श्रम होता है, उसका लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। जब तक हम किसानों का लाभ खुद लेते रहेंगे, तब तक भारत के लिए स्वशासन की परिकल्पना भी व्यर्थ है। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। उनने कहा, हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, हम उपनिवेशवादी शासन से मुक्त कराना चाहते हैं, तो हमारी मुक्ति कब हो सकती है? हमारी मुक्ति होने का तरीका तो क्या है? किसानों के माध्यम से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। ना तो वकील कर सकते हैं, ना डॉक्टर ही, ना जमींदार इसको सुरक्षित कर सकते हैं। इनके द्वारा इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था। इस समय क्या था? एक उत्सव था। चूंकि विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, तो ये लोगों के लिए उत्सव की बात थी, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में
सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना। महात्मा गांधी ने लोगों के सुर में सुर नहीं मिलाया। एक उत्सव का अवसर था, भारत का एक विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था जो भारतीय धन से बना हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी ने लोगों के सुर में सुर नहीं मिलाया। लोग प्रशंसा करते जा रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन महात्मा गांधी का विचार, महात्मा गांधी का भाषण सबसे हटके था। तो वो महात्मा गांधी उनके सुर में सुर ना मिलाकर उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। महात्मा गांधी ने उनकी बात कही, उनके बारे में बात की जो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा हैं और आज इस सभा में अनुपस्थित हैं। वो थे गरीब लोग। आज इस सभा में गरीब क्यों नहीं आए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। यानी 1916 में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन था वो क्या था, वास्तविक तथ्य का उद्घाटन था। महात्मा गांधी के अंदर क्या था, इसका उद्घाटन था। हम नहीं माने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था, हम तो ये मान सकते हैं कि उस दिन महात्मा गांधी के अंदर क्या था, उनके हृदय में क्या था, उनके अंदर क्या तथ्य थे, इस बात का उद्घाटन था। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। अभी तक जो भारत का जो राष्ट्रवाद था, महात्मा गांधी के आने से पहले, इस मंच पर पहुंचने से पहले भारत का राष्ट्रवाद किन लोगों के द्वारा बना था? भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्ग की कठपुतली था। यही लोग बोल रहे थे कि हम राष्ट्रवाद को खड़ा करेंगे, लेकिन आज महात्मा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया, राष्ट्रवाद किसानों और मजदूरों और गरीब लोगों के द्वारा ही हो पाएगा। तभी संभव है राष्ट्रवाद जब हम अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त कर दें और इन अलंकरणों को इन गरीबों, मजदूरों और किसानों की भलाई में लगा दें। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। इसी वर्ष यानी 1916 में महात्मा गांधी अपने नियमों को व्यवहार में लाने का उनको एक अवसर मिल गया। उनके नियम क्या थे, आप सब लोग भली भांति जानते। होता क्या है, दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। यानी लखनऊ में, दिसंबर लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में क्या होता है, उस अधिवेशन में बिहार के चंपारण से एक किसान आया था और उस किसान ने खड़े होकर कहा कि अंग्रेज लोग हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए हम पर दबाव डालते हैं और हमारे साथ कठोर व्यवहार करते। इस बारे में जब महात्मा गांधी को बताया उस किसान ने, दिसंबर 1916 में, आज महात्मा गांधी को जो उनके नियम थे उन नियमों को व्यवहार में लाने का उस किसान के भाषण के बाद, किसान की बात के बाद अपने नियमों को व्यवहार में लाने का एक अवसर मिला। जब उस किसान ने इस बारे में बताया तो